सर तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पास पेपर्स फिजिक्स के, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम 2021, 22 और 23 के पेपर्स को टॉपिकली लेके चल रहे हैं, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं का आज टेस्ट भी है। तो आपने इसका मतलब घर से ये सॉल्व किए होने चाहिए, और यहाँ उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी। और प्रॉब्लम्स ही आप पेपर कहाँ है आपका, वेयर इज योर पेपर? बेटा पेपर ग्रुप फिर क्या लेने आई हो? ग्रुप पेपर है आपके पास? चलो। तो घर से कुछ भी नहीं किया होगा, घर के किया है कल? बेटे वो फिर इस तरह फिर अपनी मर्जी से तो नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कल मैथ्स की क्लास ली थी कि नहीं, काम टॉपिक सब सब्जेक्ट्स की? पता नहीं मैंने कभी एक मैं लो क्यों, टाइम टेबल नहीं देखा? तो फिर फायदा क्या मेरे से रिवाइज करने का, मुझे मेरी क्लास लेनी, टाइम लेट हो रहा था। क्योंकि शोज अ पीस ऑफ ग्लास, क्या है जिसके अंदर चल दिया। क्योंकि शोज अ पीस ऑफ ग्लास और थिकनेस टू एंड एरिया दिस, ये उसकी थिकनेस है, ये उसका एरिया है। हाँ जी, आपने किया है कि नहीं? आपने भी नहीं किया होगा। यार क्या कर रहे हैं, मुझे कैसे किया, मुझसे ये पेपर किया आने वाला सवाल? मुझे एक बात समझा दीजिए। पहला सवाल बेटे, शो अ पीस ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस दिस एंड दिस एंड दिस, द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज दिस। ये उन्होंने थिकनेस बता दी है। वेट ऑफ द ग्लास, पीस ऑफ ग्लास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना आपने? वेट फाइंड करना है। वेट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? पहला ही पेपर बेटे, फरवरी मार्च में। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, मैथ्स चाहिए। मैथ्स है हमारे पास? नहीं है हमारे पास मैथ्स। मैथ्स कैसे निकल सकता है? हमें नजर आ रहा है इसके अंदर डेंसिटी मौजूद है, इसके अंदर ये थिकनेस मौजूद है, इसके अंदर एरिया मौजूद है। हम इन दोनों को यूज करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो आप हमेशा इसी तरह करेंगे, मैं हमेशा इसी को समझता हूँ, बैक ट्रैक करें चीजों को। वेट है, मैथ्स निकाल, मैथ्स चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? W = M। जी तो हमें पता है हमने 9.8 लेनी है। मैथ्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैथ्स कैसे फाइंड हो सकता है? हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम से, हमें पता है डेंसिटी और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। डेंसिटी होती है इक्वल टू मैथ्स और वॉल्यूम। ये हमने बच्चों को बताया था, आप ट्राइंगल से याद कर लें, मैथ्स, डेंसिटी और वॉल्यूम। अब आपने चूंकि फाइंड करना है, पहले तो वॉल्यूम के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे। ये बेटे क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमने सीखा है कि तीन डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। एरिया जब निकला है तो हमारे पास ये डायमेंशन मौजूद है। हाँ, तो ये पूरा मौजूद है, लेंथ और विड्थ मौजूद है, हाइट नहीं मौजूद, वो थिकनेस है उसकी। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये देखिए ये मीटर स्क्वायर्स में है, और ये सेंटीमीटर्स के अंदर दी हुई है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में वो कितने सारी चीजें टेस्ट कर रहा है आपसे। 0.02 मीटर है ये। तो जब आप 0.15 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 के साथ, तो आप 15 2 होता है 30। डेसिमल प्लेसेस ये कितनी बन गई हैं? चार। दो, दो चार, ये डेसिमल, ये आपके पास आ गया मीटर क्यूब्स में वॉल्यूम। इसको क्यों मीटर क्यूब्स में कन्वर्ट किया? हम क्या इसको भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कर सकते थे, क्योंकि डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो अब डेंसिटी के साथ हमें पता है डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो मैस निकल आता है। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी थी, 2.6 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स वॉल्यूम कितना हमारे पास, 0.0030। प्लीज आप लोग अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल कीजिए और बता दीजिए क्या आंसर है। तो मैं आपको सामने 7.8 किलोग्राम्स हमारे पास आंसर आ गया। अब वेट का फॉर्मूला क्या है? W = 7.8 किलोग्राम्स में लेते हैं वेट को Sir, हम लोग में, your इसके लिए way वैसे too भी। fast. I need to copy it. मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही है, दोबारा बोले। Sir, you're being a little too fast. I have to copy it down as well. नहीं बेटे ये ऐसे नहीं होना, सॉरी, दिस इज नॉट अ दैट काइंड ऑफ अ क्लास। ये आपने घर से सॉल्व करने थे, मैंने होमवर्क दिया था। अब आपने टैली करना है। अगर आप आपने कॉपी पेस्ट करना तो ये कभी भी नहीं, सर ये 2 साल में खत्म मैंने होंगे पांच पेपर्स। सर मैंने अपने पास्ट पेपर से किया था। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है आप क्या कह रही हो। व्हाट डू यू मैंने वांट टू नाउ? अपने मैंने अपने पास्ट पेपर से किया था। अभी क्या चाह रही हो मेरे से, मुझे ये बता दो ध्यान से। कि वेट कर रहे मैंने वो करना था। बेटे आपने अपने पास पेपर में किया है क्वेश्चन ये वाला? पर नो, नहीं ये किया ना, तो वाला फिर नहीं। अब
जब फिर अब आप मैं नहीं रुक सकता ना, ऐसे वेट करता रहूंगा हर क्वेश्चन पे, 3 साल पास पेपर नहीं खत्म होंगे, ये थोड़े नहीं होते पास पेपर। अभी तो सिर्फ ये थ्योरी वाले पेजेस खोले हुए हैं, दिस इज अ लॉट ऑफ पास पेपर्स। ये को 300-400 सफे हैं। मैं हर क्वेश्चन पे वेट करूंगा, कभी भी नहीं काम होगा। यू आर सर सपोज टू बी डूइंग इट एट होम। आपने घर में करना है, मेरे साथ सिर्फ टैली करना है कि ठीक किया कि नहीं। फिर कोई क्वेश्चन गलत है तो उस पर डिस्कशन होनी है। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। 7.76 ओके पॉइंट 518। जी अब सर वो कर आपका सवाल। सर मैंने ये मेरी समझ नहीं आया, दूसरा मेरे से घर पे से भी नहीं हुआ। मैंने ये सर। जो कौन सा सवाल है ना पार्ट? नीचे, नीचे जी जी, अच्छी डब्ल्यू बात है। अब आप इक्वल्स टू, सवाल, हाँ ये मुझसे सवाल पूछते रहे ना, मैं अभी आपकी बात बारी बारी सुनता हूँ। पहले बुकर की सुन लेते हैं। जो बुकर आप क्या कह रहे हैं, आपसे ये नहीं डब्ल्यू सॉल्व हुआ। इक्वल टू एम जी लिखा, मैथ्स में उन्होंने दिया नहीं हुआ था, तो मेरे से सवाल नहीं हुआ, ये आपने तो कैसे मैंने किया? आपको, मैंने अभी, आपने लेट ज्वाइन किया, अभी मैंने बताया डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। पहले मैच फाइंड करना पड़ेगा। मैच फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एरिया और थिकनेस दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है। हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि मैच डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम से भी निकलता होता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को यूज करके पहले वॉल्यूम निकाला उसका। ये मीटर स्क्वेयर्स में था, ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। वी फाउंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टफ, ये उसका वॉल्यूम निकला है। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्मूले से हमने उसका मास निकाल लिया। फिर 9.8 हमारे पास जी की वैल्यू है, उसको यूज करके हमने ये आंसर निकाले 76.518। ठीक है बुकर? सर जी एक ठीक है मिनट सर। बेटा, बुकर होके कर ले। हाँ जी अब आप बोलो। किंजा, इसका आंसर 76.44 है। आप एक दफा खुद चेक कर वो लें। कह रही है 76.44 है, आपने ठीक मल्टीप्लाई किया है। मैंने दोबारा चेक किया, फिर भी यही आ रहा है। वो कह रहे हैं हाँ जी 76.44 ही है, उन्होंने गलत मल्टीप्लाई कर लिया। न्यूटन लाजमी साल लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक हो गया? ओके, आगे चलते हैं। द पीस ऑफ, ये वाले क्वेश्चंस जो ओ लेवल वाला बच्चा है उसने ये वाले क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे साथ साथ करने रखे हैं। हाँ ठीक है ना? और जब से ही मैं ओ लेवल के डिस्कस करूंगा पेपर, उसमें आप लोगों ने अपने नोटबुक्स पे डिस्कस करने पेपर। ठीक है जी? The piece of glass shown in figure 1.1 is used as a vertical viewing window, as the vertical viewing window of an aquarium। एक पीस ऑफ ग्लास है, फिगर 1.1 में शोन है, यही यही वाले फिगर इसकी बात हो रही है। इज यूज्ड एज द वर्टिकल व्यूइंग विंडो ऑफ एन एक्वेरियम। इसका मतलब ये शीशे का ग्लास और ये किसी एक्वेरियम के ऊपर पड़ा है, तो आपने ऊपर से देखना हो, ये तो इसको इस्तेमाल करते हैं। The atmospheric pressure outside the aquarium is G atmospheric pressure है। The average pressure on the inside of the aquarium window is, average pressure window के अंदर ये है। Calculate the resultant force acting on the window due to these pressures and state the direction in which it acts. Calculate the resultant force acting on the window due to these pressures and state the direction it acts in। हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास प्रेशर्स हैं। क्या है हमारे पास? प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर, ऐसे ही होता है ना। अब जब ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जब ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर डाउनवर्ड्स, ये फोर्स ओवर एरिया है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर से नीचे लग रहा है, और ये उसका भी तो एरिया यही आ रहा है, वो भी इसी एरिया के ऊपर प्रेशर लग रहा है। दिस इज द सेम एरिया। तो हम पहले तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे ये प्रेशर्स को ऐड कर लेंगे। हमारे पास प्रेशर कितना है, 1 × 10⁵ प्लस ये भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, प्लस 1.3 × 10⁵ इज इक्वल टू फोर्स फाइंड करनी है ओवर एरिया में ऊपर दिया हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज 0.15 मीटर स्क्वायर। क्योंकि बेटे सिर्फ ग्लास का प्रेशर तो नहीं लग रहा उसके ऊपर, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है। हमें इस वक्त उसके ऊपर वाले वर्टिकल प्रेशर की बात करनी है। पानी तो अपवर्ड थ्रस्ट देता है ना। ठीक है जी, 1.5 मीटर स्क्वायर। तो उन्होंने हमसे नेट फोर्स नहीं पूछी, एक्टिंग ऑन द विंडो ड्यू टू दीज प्रेशर्स, इन प्रेशर्स की उसने पूछी है। आप समझ रहे हैं? वैसे तो नेट फोर्स जीरो है। क्यों नेट फोर्स जीरो है बोला जी? रॉन, नेट फोर्स जीरो क्यों है इस वक्त? क्योंकि बैलेंस आउट है, वो एट रेस्ट है, इक्विलिब्रियम है, कोई चीज भी इधर उधर तो नहीं हो रही, तो वो बैलेंस आउट है। तो लेकिन इन प्रेशर्स की वजह से उसने पूछा फोर्सेस क्या लग रहे हैं। हमारे पास दोनों का ये हमारे पास सिचुएशन आ रही है। आप देख सकते हैं कि 0.15 उधर जाके मल्टीप्लाई होना है। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लें, या आप इस तरह से कर लें कि आप इसको 10⁵ को कॉमन लें,
इंटू 1 + 1.3 कर लें इज इक्वल टू एफ ओवर 0.15 मीटर स्क्वायर को मैं नहीं लिख रहा है फिलहाल, यूनिट्स को इग्नोर भी कर दूं, तो मेरे पास ये अंदर क्या बचता है, दैट इज 2.3। 2.3 टाइम्स 10⁵ टाइम्स 0.15, ये हमारी फोर्स है जी। आप सिर्फ 2.3 और 0.15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम ले ही आएंगे, बोलिए। सारा कुछ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 34,000, ये आपके पास आंसर है। 34,500 न्यूटन हमारे पास आंसर आ रहा है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ आंसर लिख लेंगे डाउनवर्ड। कोई कंफ्यूजन? क्लियर ऑन दिस? सर ये वेट हमेशा डाउनवर्ड होता ही क्यों है? डाउन, वेट होता ही डाउनवर्ड है ना, वेट किधर होता है हमेशा? डाउनवर्ड। यार ये है हमारे पास जो इक्वेरियम है, तो किधर को फोर्स लगानी है, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है, विंडो जो ऊपर पड़ी हुई है अंदर देख, इसे किधर को फोर्स, इसका वेट किधर को होगा, इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो किधर को लेके जाएगा इसको, तो फिर डाउनवर्ड ही। आगे चलो जी, समझ आ गया सबको? वैक्यूम पंप है जी हमारे पास कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ अ वर्टिकल ट्यूब विद इट्स लोअर एंड इमर्स्ड इन द टैंक। ये दिखा रहा है वैक्यूम पंप का लोअर एंड इमर्स्ड के उस पंप प्रोड्यूसेस द प्रेशर अबव द कॉलम टू जीरो एंड द प्रेशर एट पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स पे प्रेशर आ रहा है 9.6 टाइम्स 10⁴ पास्कल। मैं इसको लाइक फिर जनरेटर से कनेक्ट कर देता हूँ। एक सेकंड प्लीज। जी देखिएगा बेटा, प्लीज तवज्जो, ये हमारे पास बेटे प्रेशर है। व्हाट इज दिस? प्रेशर। द पंप प्रोड्यूसेस द प्रेशर अबव द कॉलम टू जीरो, पंप की वजह से इस प्रेशर को अबव द कॉलम को जीरो कर दिया जाता है। द पंप प्रोड्यूसेस द प्रेशर अबव द कॉलम टू जीरो, ये 0 पास्कल्स है, एंड एट द पॉइंट एंड पॉइंट एक्स एंड द प्रेशर एट पॉइंट एक्स इज 9.6, ये हमारे पास प्रेशर है एक्स के ऊपर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है बेटा? नहीं बेटा, हाँ प्रेशर शाबाश, और जब लिक्विड जी होता है वाले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है बेटा। प्रेशर हमारे पास गिवन है, दैट्स 9.6 टाइम्स 10⁴। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, टाइम्स 9.8 हमने जी की वैल्यू लेनी है, और एच हमारे पास जो यहाँ पर प्रेशर है वो इस साइड की वजह से, सो दैट्स 12 मीटर्स। 9.6 टाइम्स 10⁴ ओवर 9.8 टाइम्स 12, दिस इज योर डेंसिटी। क्या आंसर आता है प्यारे बेटे? प्लीज चेक कीजिए क्या आंसर आता है। दोबारा, 816.326, ठीक हो गया। और डेंसिटी का इधर हमारे पास यूनिट क्या आएगा हमारे पास? जी प्यारे बेटे, डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा हमारे पास? जी शाबाश। जब उन्होंने सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट में ली हैं तो ये भी किसमें होगा बेटे? स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर होगा। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं जी। एज आई कैन सी आप लोग कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
प्यारे बेटे एक चीज जरा देख लीजिएगा, अगर आपके पास साथ मार्क्स टीम भी हो, अगर आप मार्क्स टीम से इसको टैली कर रहे हो, प्लीज जरा बोर्ड पे देखिएगा। ये पिछले सालों के पेपर हम पुराने कर रहे हैं पेपर, तो इसके अंदर इसकी जी की वैल्यू कितनी ली जाती है? 10। तो जब आप मार्क्स टीम से यही आंसर निकालेंगे तो थोड़ा सा आंसर का डिफरेंस आएगा। इसीलिए मैं 9.8 से ही कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, और आपने भी किससे करने हैं? 9 पॉइंट। आपको आंसर देख के लेकिन पता लग जाएगा, थोड़ा ही डिफरेंस आ रहा होगा ना आंसर में, कि मैंने ठीक निकाला है या नहीं, जब भी आप मार्क्स टीम से उसको टैली करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास बेटे आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात आ गई है। मोमेंट फॉर फोर्स का हमने आज डिस्कशन नहीं करनी थी, हमने कहा था काइनेमेटिक्स तक के डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, या इसी पेपर में देखता हूँ आगे कुछ आ रहा है कि नहीं। ये फोर्सेस का चैप्टर है, ये हमारी कल नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी फोर्सेस के टॉपिक की है, इसलिए मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। एनर्जी। और अब आप देखेंगे हर पेपर में पहला सवाल ही उसमें से आ रहा होगा। आप जब कुछ पेपर सॉल्व कर लेंगे आपको पता लग जाएगा एग्जामिनर का यही तरीकाकार है। सबसे पहले जनरल फिजिक्स के टेस्ट करो, फिर काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में से कोई चीज चेक करो, फिर एनर्जेटिक्स में से कोई चीज चेक करो, फिर एनर्जेटिक्स से आगे मूव कर जाओ। ये इसी सीक्वेंस में हमेशा चलता है। एनर्जेटिक्स से वो मूव कर जाता है हमेशा हमारे साउंड्स वाले चैप्टर की तरफ। आ, ये देख लीजिए हमारे पास मोमेंटम वगैरह कैलकुलेट हो रहे हैं, यहाँ से वो साउंड्स की तरफ चला जाएगा या लाइट की तरफ चला जाएगा, उसकी वेव्स की तरफ जाएगा, फिर लाइट का एक क्वेश्चन देगा, फिर लाइट के क्वेश्चन के बाद वो मूव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन दे सकता है, मैग्नेटिज्म का भी दे सकता है। फिर हमेशा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट का क्वेश्चन देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी कि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं होता, ये सिर्फ सीएस में चला गया, जो जिसको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। सीएस वाले बच्चों को इसका पता है, ये हम स्किप करते रहेंगे इसमें से जब भी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आएगा। और फिर वो आ जाता है रेडियो एक्टिविटी की तरफ, किसकी तरफ आ जाता है? अब उसने क्या, वो जो क्वेश्चन स्किप किया उसकी वजह, उसकी जगह क्या डाला, उसकी जगह उसने रेडियो एक्टिविटी के बाद स्पेस फिजिक्स डाल दिया। क्या कर देता है हमेशा, आखिरी क्वेश्चन किस चीज का होता है? स्पेस फिजिक्स का। ये इसी सीक्वेंस से हमेशा चलेगा, इसलिए आप हर पेपर में पहला सवाल सॉल्व कर लें, आपने आज का टॉपिक कवर हो गया। हर पेपर का दूसरा सवाल नेक्स्ट क्लास में, उस नेक्स्ट क्लास में हर पेपर का तीसरा सवाल, यूं हमारा टॉपिकली एक 2021 से 2030 तक के पेपर, 2023 तक के पेपर क्लियर हो जाते हैं। जी, फरवरी मार्च 2021 से। अब हम आ गए हैं पेपर नंबर मई जून 2021 पे, और इसके वेरिएंट्स हैं तीन हमारे पास, तो भी हम 41 वाला वेरिएंट कर रहे हैं, फिर 42 और फिर 43 की तरफ जाएंगे। स्काई डाइवर है जी, उसका मैथ्स है, काइनेमेटिक्स का हिस्सा है, उसका मैथ्स है जी। पहला ही सवाल काइनेमेटिक्स में से, देखिए सामने 76 किलोग्राम है फॉलिंग वर्टिकली एट, ये उसका मैथ्स है, प्लीज लाजमी हमेशा एनोटेट करें। उसका मैथ्स है जी 76 किलोग्राम वर्टिकली इन स्टिल एयर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। स्काई डाइवर ओपन्स द पैराशूट, वो पैराशूट खोलता है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर स्काई डाइवर फ्रॉम इस T0 से शुरू हो गया है, कहां तक जा रहा है वो हम देख सकते हैं। डिटरमिन द deceleration of the skydiver immediately after the parachute opens। पैराशूट ओपन होने के फौरन बाद उसका क्या डिसेलरेशन है, ठीक है। पैराशूट ओपन होने के फौरन बाद डिसेलरेशन की हमने बात करनी है। जी बच्चों, पैराशूट ओपन होते ही क्या डिसेलरेशन होता है, प्लीज बताइए। पैराशूट बेटे ओपन होते साथ ही, इसीलिए कह रहा हूँ ना, घर से कुछ ना कुछ किया होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। आगे 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 चले, आगे शाबाश, आगे फिर सोचे आगे क्या होगा था फिर उसके बाद। बेटे कैसे, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी उसने पैराशूट खोला है, स्टिल एयर है, इन हाई, इन चीजों से हमें क्या पता लगता है डिसेलरेशन कितना है? जी एक सेकंड। बात बात सुनो, एक सेकंड।
बेटे आप खुद जरा उसको कह के आना, रोहान, उसको बोलना मैंने मैम को सीएस के टेस्ट भेजे हुए हैं, वो प्रिंट कर ले, किसी और का पास पेपर ना कर ले, बाद में टेस्ट फिर आज नहीं होगा, लाइट चली जाएगी। क्या आंसर है? 50 कैसे निकाला जब ये भी बता दें। जी प्यारे बेटा, u माइनस v ओवर टी, तो क्या वैल्यूज ली? सॉरी, इनिशियल वैल्यू 50 क्यों ली है? कैसे? कौन से दो पॉइंट्स लिए आपने? प्यारे बेटे ये तरीका सुन ले, अब गौर से सुनना। यहां तक लाइन स्ट्रेट है ऑलमोस्ट, ठीक है। ग्रेडियंट होता है हमेशा स्पीड टाइम ग्राफ में, उसका रिलेशन ग्रेडियंट होता है हमेशा हमारे पास, जो रिलेशन होता है किसका, एक्सलेशन को जो आइडेंटिफाई करता है, राइट। यहां तक लाइन वैसे ही स्ट्रेट है, या तो आप ग्रेडियंट की लाइन ड्रॉ करें या ना भी ड्रॉ करें। वो महरूर कह रही है सर ये दो पॉइंट्स क्यों नहीं ले लेते आप, यहाँ तक लाइन स्ट्रेट है और ये दो पॉइंट्स ले आप। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी। क्या होता है, जब आप डिसेलरेशन लेते हैं तो आप u माइनस वी कर लेते हैं। तो हम माइनस एक्सलेशन का फॉर्मूला यानी डिसेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, u माइनस वी ओवर टी। u क्या हम लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 60 है, माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या है, 40 है। टाइम कितना लगता है इसमें, 0.5 सेकेंड्स। कितना लग रहा है? हमें पता है कि टाइम हमें दिया हुआ है सेकंड्स के अंदर। कैसे दिया हुआ है, जरा प्लीज देखिए, ये बन जाता है हमारे पास 20/0.5। और जब भी हाफ से डिवाइड करते हैं वैल्यू असल में डबल हो जाती है, दिस विल बिकम 40 मीटर पर स्क्वायर सर सेकेंड। जी बेटे, 60 तो नहीं है, इनिशियल 58 है। वेलोसिटी 60 नहीं है? अच्छा जी, इरा कह रही सर ये 60 नहीं है, ये 58 है। ठीक है, ओके ठीक है इरा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैं इसको 60 की बजाय क्या ले लेता हूँ, 58। क्या ले लेते हैं, 58। ये नहीं जी, 58 ले लिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 36 हो जाएगी। ये लें जी, 36 करते हैं। सर जी, मैं इसमें आपको बता देता हूँ, चूंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे कोशिश करनी होती है हमेशा एक्यूरेट रखने की। ये एक्चुअली 58 भी नहीं, उससे भी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते कहाँ पे वैल्यू। ऐसे केसेस में हमेशा क्या बात हुई थी हमारी, वो देता है जनाब आपको मार्जिन रेंज देता है कि कितने कहाँ तक आपकी वैल्यू एक्यूरेट है। मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है कि 35 से लेके 43 तक कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल। और आंसर क्या है उस ब्रैकेट में फॉल करता है। जी, पहले जो आंसर निकाला था वो भी फॉल करता था, अब जो आंसर निकाल रहे हैं वो भी फॉल। जी किंजा, आप सवाल पूछें। सर मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल के वो ग्रेडियंट निकाला था, मेरा 33.33 आंसर आया। आपने कोऑर्डिनेट्स कहाँ से लिए, ये देखें कोऑर्डिनेट्स मेरे यही सामने हैं। इधर ये से, यही दो पॉइंट्स लिए आपने। ये 2 पॉइंट्स नहीं थे, थोड़े से आगे और थे, कौन से आगे, तो इसी फिर कर्व बननी ग्रेडियंट में शुरू हो ही गई ना। थे। आगे कर्व नहीं, इस बननी कर्व शुरू हो से गई ना, पहले पहले। यहाँ तक। यस सर। यहाँ बेटे जब भी ग्रेडियंट के लिए पॉइंट्स लेते हैं ना, कोशिश करते होते हैं कि वहां पे पॉइंट लें जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है स्क्वायर को। जैसे आपको या ये पॉइंट लेना चाहिए था या ये पॉइंट लेना चाहिए था, फिर आपका आंसर ओके निस्बतन एक्यूरेट आता है। जी, ओके सर, ठीक। सर आपने इनिशियल वैल्यू क्यों ली कोई है? भी दो ले सकते हैं। इनिशियल वैल्यू है ही ये भाई, शुरू इधर से हो रही है, गिर रहा इनिशियल वेलोसिटी लेफ्ट वाले। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं बेटे, ये नहीं ले सकते, ये तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा, ये तो कर्व बन रही है ना, हमें तो किस असल में हमें चाहिए एक्सेलरेशन इस पॉइंट का। तो या तो यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करें ग्रेडियंट। मैं तो ये वाले पॉइंट का इसलिए यहाँ तक ले सकता हूँ पॉइंट, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन चल रही है, उसके बाद तो कर्व शुरू हो गई है, फिर वो ग्रेडियंट इनएक्यूरेट। आगे बेटे, द फोर्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर इमीडिएटली आफ्टर द पैराशूट ओपन। अब फोर्स कितनी लग रही है, उस पर अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। हम्म, अपवर्ड फोर्स डिसेलरेशन क्रिएट कर रही है। सर जी, आपने डिसेलरेशन के लिए, मैं पूछ रहा हूँ इनिशियल वैल्यू आपने 58 क्यों ली है, 60 क्यों नहीं ली? यार वो बच्ची ने कहा कि सर ये गौर करें 60 पे नहीं आ रहा, 58 पे, मैंने 58 ले ली। पहले 60 के साथ किया था, आप सो तो नहीं रहे साथ? नहीं सर। मैंने अभी 60 के साथ ही पहले किया था।
तो आपने सुना नहीं, वो बच्ची कह रही सर ये 58 है, मैंने कहा ठीक है 58 से कर लेता है। नहीं सर, आवाज नहीं आई। ठीक है। अच्छा चलो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम। अब एफ हमारे पास फाइंड करनी है हमने, मास ऊपर गिवन है हमारे पास, हमने हाईलाइट किया 76 किलोग्राम टाइम्स एक्सलेरेशन अभी हमने निकाला 36, अगर लेंगे तो 36 फुट करेंगे। अगर आपने एक्सलेरेशन जी नहीं, तो वो डिसेलेरेशन है ना, वो फोर्स भी तो उसी की वजह से पूछ रहा है ना, जिसकी वजह से फोर्स पूछ रहा है उसी की बात कर रहा है ना। किसकी फोर्स की बात कर रहा है वो, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स की बात नहीं। प्यारे बेटे, जो डायरेक्शन लेते हैं ना फोर्स की, एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन लेते हैं। सही है, उसने एक्सेलरेशन अपवर्ड का पूछा है कि डाउनवर्ड का पूछा, तो फिर मैं फोर्स भी अपवर्ड ही होगी। ठीक है, दोनों का साइन सेम होगा। अभी मुझे उसने कहा है, उसने नेट फोर्स निकालने को नहीं गई, उसने वेट की बात नहीं की। ये माइनस की वजह से ये साइन का ताल्लुक होता है रेफरेंस फोर्स के साथ। अगर पहली फोर्स को आप पॉजिटिव ले लें तो उसके ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव लेना होता है। मैंने को पहली फोर्स ली है जिसके ऑपोजिट फोर्स ये चेक कर रहा हूँ। जब मैंने उसका वेट नहीं कंसिडर किया, वेट को पॉजिटिव नहीं कंसिडर किया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसी को पॉजिटिव कंसिडर कर लेना। ठीक है, 36 × 76, और आंसर क्या आता है इससे, 2736 न्यूटन। वो अकॉर्डिंगली आंसर आएगा, आपको पता है कि जो भी आपने ऊपर वैल्यू ली होगी उसके मुताबिक आंसर आएगा। इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर, दिस हिज मोशन बिटवीन T0 and 6। अब ये एक्सप्लेन करनी है, T0 से लेके 6 तक, आखिर तक एक्सप्लेन करनी है। क्या आंसर होगा जी? बिल्कुल ही गलत। एट फर्स्ट, एयर रेजिस्टेंस बिकम्स फार ग्रेटर देन वेट। एयर रेजिस्टेंस वेट से बढ़ जाता है जब वो खुल जाता, कॉजिंग डिसेलरेशन। सिंस एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, या यहाँ पे सीधा सीधा थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिख सकते थे, एयर रेजिस्टेंस gradually decreases as speed decreases। स्पीड डिक्रीज करने से क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। ठीक हो गया, एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है क्योंकि स्पीड भी उसकी, मेरून आगे आ जाओ, या अगर आपको वहां से मुश्किल हो रही है, एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है क्योंकि स्पीड भी डिक्रीज की है। तो फिर क्या होता है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास डी एक्सेलर जो उसकी डिसेलरेशन की वैल्यू है वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। दिस reduces deceleration until F net is equal to 0 Newton and acceleration is equal to 0 meter per second। ये लेना, तो प्रॉब्लम, मसला, कोई इशू। यहाँ आप लिख सकते थे, मैं एक और स्टेटमेंट साथ एडिशनल लिख देता हूँ, यानी इसकी जगह लिख सकते थे until F net is equal to 0, इसकी जगह लिख सकते हैं until weight is equals to air resistance। इन दोनों में से कोई भी बात लिखेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड इक्वल, और ये मैंने 3 मार्क्स आपके सामने कर दिए। सेम, F net is equal to 0 Newton and acceleration is equal to 0 meter per second। Sir, my cousin is in the waiting room. Can you please let her in? No, she is not। Oh, she said. Let me check. आगे चले बेटे।
Explain why opening the parachute cannot reduce the speed of skydiver to zero. कहता है आप ओपनिंग द पैराशूट उसको जीरो क्यों नहीं कर देता? किसको? स्पीड ऑफ द ग्रेविटी की वजह से। तो क्या? रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगी? नहीं हुई बैलेंस। फोर्स तो जीरो होगी ना एफ नेट। Weight and air resistance are balanced. वेट एंड एयर रेजिस्टेंस आर बैलेंस्ड। ये जब घर से रिवीजन ही ना की हो तो ऐसे ही होता है। यही तो पूछा है क्यों। देर आस्किंग व्हाई। जी वो जब मैं आज का पूरा दिन ऑनलाइन क्लास के लिए ड्राइवर अंकल आ गए हैं, आप फिर अकेडमी आ जाओ। सर आपके आ जाए पेपर भी अंदर जी, कर दिया बेटे। मुझे जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर फोकस करें। मुझे ये ना जो काम है उसकी तरफ तवज्जो दें। एफ नेट जीरो हो गई है। हमने पैराशूट खोला है भाई, पांच पेपर्स किधर है? ये तो आए क्या करने में, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। ऐसे बेटे 20-15 दिन में कैसे आपकी रिवीजन होगी? मुझे पेपर पुतर अक्टूबर नवंबर में दे लेने थे फिर, जैसे मैं कहता हूँ। सवाल सुने, सवाल पूछे। देखिए बेटे अभी सवाल क्या है। ओपनिंग पैराशूट कैन नॉट रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्काई डाइवर टू जीरो। स्पीड जीरो नहीं हो रही। सवाल ये है, अगर आप इसका जवाब कहेंगे कि एफ नेट नहीं जीरो, तो पहले आपने पिछला फिर गलत लिखा है। इसका मतलब एफ नेट जीरो हुई है ना, तभी एक्सलेशन जीरो हुआ। एफ नेट तो जीरो हुई है। एफ नेट जीरो। अब यहाँ पे क्या वजह है कि उसकी स्पीड नहीं जीरो हो रही? उसकी स्पीड जीरो क्यों नहीं हो रही? जी बोले। चलो आगे बताऊं वजह इसकी। Yes, sir, please. स्पीड डिक्रीजेस until speed decreases until air resistance the upward force is equal to weight। कब तक स्पीड डिक्रीज करती है? जब तक अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर नहीं हो जाती। एक नंबर इस बात का। इट कैन नॉट फर्दर डिक्रीज एज फोर्सेस एज की बजाय आफ्टर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। देखिए ना, अब जब फोर्सेस स्पीड को डिक्रीज कराने के लिए क्या चाहिए? एफ नेट चाहिए। एफ नेट क्या करेगी? एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करेगी। जब एफ नेट ही खत्म हो गई, इससे पहले कि उसकी फोर्स स्पीड पहुंचती जीरो पे, एफ नेट खत्म हो गई। एफ नेट जीरो हो गई तो वो फिर जीरो स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड पे जो भी वो स्पीड थी उस टाइम पे वो रुकता रहता, चलता रहता, चलता रहता। अगर अभी एफ नेट जीरो ना हुई होती, अगर अभी एफ नेट जीरो, उसकी स्पीड जीरो होने तक एफ नेट जीरो ना होती तो स्पीड जीरो हो जाती उसकी। लेकिन एफ नेट पहले जीरो, और जब जमीन पे वो गिरता है तब यही तो हो रहा होता। तब भी तो एक फोर्स, अपवर्ड थ्रस्ट और वेट आपस में बैलेंस होता आउट होता है ना। लेकिन अब वो उसकी स्पीड जीरो पहुंचने से आगे तक जा चुकी है, इसलिए स्पीड जीरो हो जाती है, वो एट रेस्ट आ जाता है। जी बेटे, ये हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट करता हूँ। एफ नेट का मतलब है, आप हमने एक्सेलरेशन से असल में इसको डिस्कस किया था। अगर स्पीड में चेंज है इसका मतलब है एक्सेलरेशन है। बेटा अहमद आप कुछ और कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास नहीं है ना, तो फिर यही वाले कर लो ना पहले। एक्सेलरेशन है तो मतलब स्पीड में चेंज है। स्पीड में चेंज है तो मतलब एक्सेलरेशन है। स्पीड में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड में चेंज भी
इसी तरह एफ नेट का एक्सेलरेशन से रिलेशन है, यानी एक तरफ आप फोर्स को रखें, एक तरफ एक्सेलरेशन को रखें और एक तरफ डेल्टा वी को रखें, ये ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा। अब इसका तल इनको आपस में ऐसे हम देखते हैं और इनको भी आपस में ऐसे ही देखते हैं, ये ज्यादा होगा तो ये भी ठीक हो गया। ये बेटा मोमेंटम वाला क्वेश्चन आ गया। आप लोगों ने कुछ भी नहीं रिवाइज किया तो मैं कैसे पूछ रहा हूँ? आता है तो से तो नहीं चलता होता, करके आना था ना फिर सवाल। नहीं, थैंक यू। अगले सवाल पे चलते हैं बेटा, अगले पेपर पे चलते हैं जल्दी से। ये बेटा प्रेशर वाला क्वेश्चन था इसके अंदर। जी बिल्कुल, प्रेशर वाला साथ ही करना, बिल्कुल डिस्कस करना। Explain in terms of molecules why liquids are very difficult to compress. For compression, empty spaces in between particles is required. There is little space between particles of liquid which is occupied by their flow. 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स हमने कवर कर दिए। आगे चले जी। These boxes are lifted by pumping oil into the cylinder. सिलेंडर के अंदर हम ऑयल पंप करते हैं, जैसे बॉक्स द फोर्स अपवर्ड्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द ऑयल एंड द फोर्स डाउनवर्ड्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द एयर अबव द पिस्टन combine to produce a constant force of 8800 newtons. The force upwards ये बेटा पिछला वाला आंसर ये लिखा हुआ है। 1 मिनट बाद फिर दिखाए तो मैं ये क्वेश्चन जरा पढ़। The force upwards on the piston due to the oil and the force downwards on the piston due to the air above the piston due to the air above the piston, यानी वो कह रहा है जो फोर्स डाउनवर्ड्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द एयर, सॉरी दोबारा बोलता हूँ जी बेटे, आप लोग कुछ और पढ़ रहे हैं तो उधर हो जाए, साइड पे हो जाए, मुझे ये काम करना है। द फोर्स अपवर्ड्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द ऑयल, यानी इस फोर्स की बात हो रही है, ये यहाँ पे है। and the force downwards on the piston due to the air above, यानी कि ये वाली फोर्स जो है ये कौन सी है, ये वाली फोर्स की बात हो रही है। कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ कांस्टेंट फोर्स और 8800 न्यूटन्स, कौन सी है ये 88, ये एफ नेट है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर एफ नेट। वो दोनों कैंसिल आउट हो रही है ना। अच्छा जी, प्रेशर इन ऑफ एयर इज दिस, ये एयर का प्रेशर है आपके पास, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉटम सर्फेसिस दिस, ये आपके पास एरिया है। Calculate the pressure of the oil at the bottom of the surface of the piston. जी इसी बात पे का सवाल, 4-1 का ही सवाल है, उसी का सवाल। जी प्यारे बेटा, क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है जी हमारे पास नेट फोर्स आ गई है और हमें प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर, यही फॉर्मूला होता है। अब जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, इसे प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है। प्लीज वैल्यूज पुट कीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स है 8800 और एरिया हमारे पास 0.016 मीटर स्क्वायर। ये क्या आंसर आता है इससे, 5.5 टाइम्स 10⁵ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब? हाँ जी भाई, क्या रहेगा, क्या मसला है इसके अंदर?
फिर 8800 कंबाइंड फोर्स नहीं। जी 8800 क्या है? एफ नेट है। 8800 क्या है? हमें अभी क्या करना है इसके बाद? हमें जो उन्होंने प्रेशर दिया हुआ था उसको भी तो मेंटेन करना है, उसको भी तो कहीं पे नोट करना है कि नहीं करना? 8800 तो हमारे पास कंबाइंड फोर्स का था, जो उन्होंने दी है उसको भी तो फाइंड करना है। वो कितना था? अगर मैं इसी फॉर्मूला को दोबारा यूज करूं तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स। यस। तो प्रेशर कितना दिया हुआ था उन्होंने? 1। मैं इसको नीचे प्लीज लिख लेता हूँ यहाँ पे लिखने के बजाय। वो था 1 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय, क्या वैल्यू थी हमारे पास एरिया की? वही वैल्यू जो पहले गिवन थी 0.016, क्योंकि एरिया तो नहीं चेंज हुआ ना उनके लिए। इज इक्वल टू फोर्स। बताइए यहाँ पे उसकी जो एयर की फोर्स है वो कितनी आ रही है? 16। पूरा 1600 वैल्यू आ रही है जी। 1600 न्यूटन हमारे पास उसकी वैल्यू। आपने किए हुए ये जरूर। गुड हो गया। अब मेरे पास 1600 न्यूटन फोर्स आ रही है। कितनी फोर्स आ रही है? अब मुझे बताइएगा कि मेरे पास जो 1600 फोर्स आई है, ये वाली फोर्स की वजह से भी तो कोई प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि नहीं? यस। वो प्रेशर हमारे पास गिवन है? नहीं गिवन है? प्रेशर गिवन है ना हमारे पास। अब वो प्रेशर हमने पहले से फाइंड किया, हमारे पास 1 × 10⁵ है। अगर मैं उसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या आंसर आता? प्यारे बेटे जरा तो कैलकुलेटर, अब जरा मेरी बात सुनिएगा प्लीज। एक प्रेशर निकला है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ दूसरा प्रेशर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। इन दोनों को जब मैंने ऐड करना है तो क्या होना बोला? तो इतना ज्यादा कैलकुलेटर पे सोचने की क्या जरूरत है इसको? इट इज एज सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले भी आपके साथ किया ना, थोड़ा दिमाग हाजिर रख के काम करना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? मुझे क्या इसकी जरूरत पड़ी है कहीं पे? मुझे इसकी जरूरत? मेरा आंसर क्या आ गया? 6.5 × 10⁵ अच्छा सर, उसकी आपको जरूरत नहीं थी तो आपने उसको लिखा क्यों? अच्छा सर, उसकी आपको जरूरत नहीं थी तो उसको लिखा क्यों? क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी। दूसरा तरीका क्या है? हमने प्रेशर निकालना है, हमें फाइंड करना है बेसिकली, फोर्स फाइंड करनी है इसकी, राइट? इसकी फोर्स जब हमने फाइंड करनी है तो हमें इसका ये मतलब पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो आती कैसे है। एफ नेट आती कैसे है? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, राइट? कंबाइंड फोर्स 8800 न्यूटन निकली हुई है। कंबाइंड फोर्स कितनी निकली हुई है? अपवर्ड फोर्स मेरे पास मुझे फाइंड करनी है, राइट? डाउनवर्ड फोर्स मेरे पास अगर हो तो मैं अपवर्ड फोर्स फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैंने फाइंड करनी है अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कैसे निकल सकती है? सॉरी, अगर मेरे पास डाउनवर्ड फोर्स हो तो मैं उससे ये फाइंड कर सकता हूँ, राइट? तो दूसरा वे ऑफ डूइंग दिस वाज कि मैं जो उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है उस प्रेशर से डाउनवर्ड फोर्स निकाल रहा हूँ, जो कि हमने निकाली भी। क्या किया हमने कहा 1 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट क्या था एरिया उसका, 016 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, जो हमारे पास क्या निकल रही थी? 1600 न्यूटन। आप जरा 1600 न्यूटन को 8800 न्यूटन के अंदर माइनस क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? 1600 न्यूटन को अगर हम 1600 न्यूटन निकल रही है, आप जरा 1600 न्यूटन को ऐड करें उसके अंदर 8800 के अंदर। क्या करें? 8800 न्यूटन प्लस 1600 न्यूटन को ऐड करें, क्या आंसर आता है आपके पास? 10,400 न्यूटन आपके पास एरिया आता है। हमारे पास कंबाइंड फोर्स क्या आता है? 10,400 हमारे पास क्या आता है? कंबाइंड फोर्स। इस फोर्स के साथ जरा निकालिए जरा एक दफा प्रेशर। 016। देखिए क्या आंसर आता है। ठीक हो गया? आगे चले। लेकिन मेरे नजदीक आपको करना क्या चाहिए? जब एक सिंपल हमारे पास तरीकाकार मौजूद है तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड तरीके की तरफ जाने की जरूरत। ये मैंने इसलिए बताया स्पेशली, मुझे कल एक दो क्वेश्चंस किन्जा ने भेजे
यानी सर वो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था, ये फलां किसी और टीचर ने इस सवाल को ऐसे किया तो मुझे समझ नहीं आ रही। बेटे एक सवाल करने के ना 50 तरीके होंगे। अब जब आप किसी और टीचर का कराया हुआ क्वेश्चन देखेंगे और वो किसी और तरीके से किया होगा, तो आप ये नहीं कहेंगे उसने गलत किया है। उसने अपने स्टूडेंट्स को जिस मेथड से पढ़ाया होगा वो उसी मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश करेगा ना, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। मैंने जिस मेथड से पढ़ाने की कोशिश की है, मुझे जो आसान लगा या लगा, मेरे बच्चों को जो डायरेक्ट लगता है मैं उसके जरिए से करूंगा। इसलिए हाँ, अगर आप एडिशनली कोई और मेथड समझना चाहते हैं फिर वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। वरना हमें शायद किसी के आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही मेरे से पूछेंगे, सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाएं, क्योंकि मुझे तो पता ना मैंने किस तरीके से पढ़ा है। मैं आपको अपने मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा, आप कंपेयर कर लें, जो सा आसान मेथड लगता है उस मेथड को यूज कर लें। सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं जी। एज द बॉक्सेस आर लिफ्टेड एट द डेप्थ ऑफ द ऑयल इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम बॉक्सेस को लिफ्ट करते हैं डेप्थ इंक्रीज करती जाती है। देन व्हाई द पंप मस्ट एक्सर्ट एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द ऑयल एज द डेप्थ ऑफ द ऑयल इंक्रीजेस, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती है प्रेशर जो है हमारे पास, व्हाई द पंप को प्रेशर क्यों बढ़ाना है। और कीजिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है जैसे जैसे इसकी डेप्थ कैसे इंक्रीज करेगी, लेट्स यूज अनदर कलर। इसकी डेप्थ इंक्रीज कैसे करेगी, अगर ये यहां पर चला जाएगा, इसका पंप उस बॉक्सेस को उठाना है ना, तो हमें जाहिर बात है ना ये वाली जो चीज है ये इधर ऊपर तक लेके जानी है। यस, पूरी की पूरा पिस्टन ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये स्पेस क्या खाली होगी, वो सारी किससे भर गई होगी, ऑयल के साथ। अब जब ऑयल के साथ वो भर गई है स्पेस, तो क्या हुआ हमारे पास, कहता है हमें इसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है इसको बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। ऑयल की डेंसिटी ज्यादा है, पंप को एक्सर्ट करना है एक इंक्रीजिंग प्रेशर ताकि ऑयल की डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए। ऑयल की डेप्थ, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। हाइट इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, टू इंक्रीज द डेप्थ, या ऐसे कर लेते हैं, दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन। इनका एक डायरेक्ट चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है एक इंक्रीज करता है तो दूसरा, टू इंक्रीज डेप्थ प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड। तो लिखने चले पीछे, ठीक है बेटे। जी, मास्किंग ने एक और पॉइंट भी साथ लिखा हुआ है इसके अलावा, वो भी पॉइंट मैं साथ ऐड कर रहा हूँ। सो टू कीप द फोर्स कांस्टेंट, प्रेशर इज टू बी इंक्रीज, मैंने वो भी साथ लिख दिया। ठीक है जी। Suggest one reason why the force 8800 Newton cannot lift the box of weight 8800 Newton. Because it will balance out. जी शाबाश, because it will, because Balance out. it will Definitely. balance out। आपने क्या जुमला बोला था रीम, has to be greater than 8800। एक नंबर का है, मैंने ऐसी 2 पॉइंट लिख दिए हैं, एक भी काफी था। आगे चलते हैं जी। मुझे एक जी बेटे, ये बेटे अब आ गया पेपर उसी का 2021 का ही, मई जून का, वेरिएंट 42। फिगर शोज द वेदर बलून विच इज स्टेशनरी इन स्टिल एयर, जो हवा में रुका हुआ है। स्टेट वेदर द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द बलून एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट इज ग्रेटर देन, लेस देन और द सेम एज डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। क्या हुआ है इसको, ऊपर देखें, स्टेशनरी है, क्या है,
अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होती तो क्या होता, और डेंसिटी कम हो तो फहद सेम. At night, the gas inside the balloon cools. The pressure of the air outside the balloon remains the same state whether the balloon rises. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बाहर का. यार ये मैंने भूल गया था, जरा गर्म कर देना. प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बलून रिमेन्स द सेम. बाहर का प्रेशर चेंज, हालांकि बाहर का भी चेंज होता है रियल लाइफ में, लेकिन वो कह रहा है चेंज. ये उसने कंडीशन लगा दी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना. इस मतलब हमने किस पे फोकस करना है, बस बलून के अंदर अंदर पे फोकस करना है. बलून की एयर ठंडी होगी, ठंडी होती है एयर तो क्या होता है, यू नॉट, दैट्स नॉट द राइट पार्टिकल्स. नो नो, दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक. द राइट वे टू थिंक, द राइट अप्रोच टू थिंक इज, आप सही कह रहे हैं, आप ऐसे कोई गलत नहीं कह रहा, बट योर अप्रोच इज रॉन्ग. जब एयर कूल डाउन होती है तो क्या होता है, पार्टिकल्स उसके करीब आ जाते हैं. पार्टिकल्स क्या होते हैं, करीब आ जाते हैं. और क्योंकि ऊपर डेंसिटी की बात हुई है, सो यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. कैसे सोचना उसको, आपको ये वाली चीज को ज़हन में लेके आना. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर, तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर. और प्रेशर क्या होता है, रो जी एच. इसका मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर. अब जरा वापस जाते हैं बात पे. क्या था, द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द बलून रिमेन्स द सेम स्टेट वेदर द बलून राइजेस और फॉल्स और रिमेन स्टेशनरी. हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, हमने कहा था भाई डेंसिटी इस वक्त उसकी सेम है, डेंसिटी उसकी बढ़ेगी, डेंसिटी तो क्या होगा, नीचे की, कम होगी तो डेंस. अब उसका वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो डेंसिटी को क्या हुआ है, इंक्रीज हो गई है, तो क्या होगा, फॉल्स. एक्सप्लेन योर आंसर. अब जो पीछे से हम सोच के आए हैं बात, वो सारी इधर बात करनी. सिंस आपको पता लगा मैं क्यों कह रहा था आपका पाथवे ठीक नहीं है सोच का. सिंस एयर कूल्स डाउन, वो ऊपर वाली सेम है तो मुझे इनसाइड द बलून लिखने की जरूरत नहीं. कूल्स डाउन, इट्स मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजर आ जाते हैं. एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस. वॉल्यूम को क्या होता है, डिक्रीज करता है. वॉल्यूम को क्या होता है बेटे, डिक्रीज करता है. वॉल्यूम डिक्रीजेस. दिस इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी एज डी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम लिख दें, या एज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. ऐसे समझ आ गई. An object is released from the balloon. It starts at rest and eventually reaches at a constant speed. Sketch a speed time graph. Starts at rest, constant speed से ऊपर पहले स्टार्ट होगा, फिर एयर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा, तो फिर एयर रेजिस्टेंस के लिए कर्व बनेगी, राइट. फिर कांस्टेंट होगी, एल कांस्टेंट होगी. हम्म. समझ आ गई, समझ आ गया अगर आप, कोई कंफ्यूजन, कोई उसने भी टाइम्स वगैरह और चीजें नहीं दी, हमने भी नहीं दी. स्टेट द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन एंड द फाइनल एक्सेलरेशन. इनिशियल क्या होगा, 9.81. फाइनल क्या होगा, 0 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. जी इरा और किंजा, आर यू वी क्लियर ऑन दिस. यस सर. इरा आपको समझ आई है. यस. आयरीन फिर से नहीं है, आप प्लीज उसको मैसेज कर लोगे, आप आओगी तो मैसेज कर लेना लॉग करने का. आगे मोमेंट ऑफ फोर्स वगैरह आ गया, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा. आगे चलते हैं. एक और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको आपका पेपर मिल गया कि नहीं अलियान. चलो आपको मिलता है तो फिर आपका पेपर वाला डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस. समर 4-1 कर लिया, 4-2 कर लिया, 4-3 पे आ गए बेटा. ये जो 2022 पे चला गया है. क्या चक्कर है, आपके पेपर्स 2022 से स्टार्ट किए हैं मैंने यहाँ पे.
2021 से नहीं स्टार्ट हुए? अच्छा, वो गुड नोट्स गलत काउंटिंग कर रहा है, सॉरी। गुड नोट्स ने गलत काउंटिंग की हुई है, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। बेटे आप लोगों का ध्यान काम पे नहीं है बेटे। लोडेड स्प्रिंग, वैल्यू है स्प्रिंग की बेटे। द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग इज दिस। ये किस चीज की वैल्यू दी है? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है। फॉर्मूला क्या हमारे पास? F इज इक्वल टू के ई। स्प्रिंग रीचेज इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हेन लोड इज 15 न्यूटन। कैलकुलेट द एक्सटेंशन का फाइंड करनी है व्हेन द लोड इज 3 न्यूटन। जब लोड कितना है? 3 न्यूटन है। ये बाकी इंफॉर्मेशन में से तो कुछ इधर काम नहीं आना, ये काम आ रही। 3 न्यूटन इज इक्वल टू के की वैल्यू गिवन है 0.20 और मल्टीप्लाइड बाय ई। दोनों साइड्स को 0.20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है बेटे? मेरे पास वैल्यू आ जाती है 15 सेंटीमीटर्स की। बेटे हमेशा अलजेब्रा में जितने भी वैल्यूज की वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनमें से एक फाइंड करना हो तो एक इक्वेशन दी जाती है। अगर दो फाइंड करने हो तो दो इक्वेशंस होती हैं। अगर कांस्टेंट और एक्सटेंशन दोनों फाइंड करने के लिए आएंगे तो कम से कम वो दो रिलेशंस डिफरेंट देंगे जिनमें दोनों का इस्तेमाल होता हो। ये याद रख लें बात। एक्सप्लेन वेदर व्हाट इज मेंट बाय द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हाँ, ये लिख दो यहाँ पे अगर इससे ज्यादा होगा तो। इट इज द पॉइंट until which spring can come back to its original position। ये वो पॉइंट है जहां पे स्प्रिंग वापस आ सकता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। बियॉन्ड दिस पॉइंट इट इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड। या इसके लिए एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, दैट इज प्लास्टिसिटी। दैट इज प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का ऑपोजिट क्या होता है? प्लास्टिसिटी। क्या होता है ऑपोजिट इसका? प्लास्टिसिटी। आगे चलता हूँ। सर ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये भी है कि वो प्रोपोर्शनली वो खत्म हो जाता है सही तरह। जी जी बेटा एक्सटेंड। जी। यहाँ सिंपली ये भी कहा जा सकते हैं कि यहाँ तक ग्राफ प्रोपोर्शनल रहता है, इसके बाद ग्राफ प्रोपोर्शनल नहीं रहता। स्केच दी एक्सटेंशन। स्केच करें जी एक्सटेंशन लोड ग्राफ। बेटे इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या यही कर रहे हो? आगे चले गए हो तो ये वाले साथ साथ टली करते जाओ। जो क्वेश्चन करने लगो वो मुझसे पहले कर लो, बहुत ज्यादा आगे ना जाओ, वो घर से करना है सारा काम पे। किंजा यासीन का कोई वॉइस नोट है बेटे, इधर नहीं आवाज आ रही किंजा? सर मैंने तो नहीं किया कोई। फिर आपकी अम्मी ने किया होगा शायद, फिर वो मैं तो इस टाइम तो सुन नहीं सकता कुछ। खोल लिया था मैंने, मुझे लगा आपने किया, लेकिन वो फिर बाद में वो प्ले भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या वजह। Sketch an extension load graph for spring. Label the time of proportionality with the letter L on your extension. Extension load graph को आपने बनाना है, स्केच करना है ना? क्या करना है? बस स्केच कर दिए। इसका एक्यूरेट होना जरूरी। ठीक हो गया। लेबल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विद योर लेटर एल का उसने, सॉरी मैंने पी लिख दिया। ठीक हो गया जनाब।
आगे चलते हैं जी। द लोड इज पुल्ड डाउन अ स्मॉल डिस्टेंस बिलो द लोड इज पुल्ड डाउन अ स्मॉल डिस्टेंस बिलो इट्स इक्विलिब्रियम, अपने इक्विलिब्रियम से नीचे उसको थोड़ा सा कर लिया गया है टू पोजीशन ए तक ले आए हैं आप उसको। द लोड देन मूव्स, और फिर क्या हुआ है, एज शोन द लोड देन मूव्स अप एंड डाउन बिटवीन द पॉइंट्स, जो भी उसकी पोजीशन है ए और बी के दरमियान में। डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर विच अकर्स एज लोड मूव्स, जैसे जैसे लोड मूव करता है क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है, नीचे आता है ऊपर जाता है, क्या होता है, फ्रॉम पोजीशन ए टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ए से इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाता है तो क्या होता है जी, सुभान अल्लाह। तो उत्तर यहाँ पे कौन सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। क्या वो ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू पोजीशन बी, इक्विलिब्रियम से बी की तरफ जाता है तब क्या होता है काइनेटिक, जी वो कर बोलो, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटे, ये वाला इससे ऊपर वाला, यही बताने लगा बेटे, उसने कहा है कि ये यहाँ कहीं पे था किसी ना किसी जगह पे, ठीक है, कहीं ना कहीं था ये, कोई इसकी पोजीशन थी, हमने खींच के पोजीशन ए पे ले आए, अब यहाँ से छोड़ दिया तो ये ए से बी, बी से ए पे आता जाता है बार बार। क्या एनर्जी चेंज आ रहा है इसके अंदर, जब आप इसको खींचते हैं नीचे की तरफ, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है यार, मैं यार आगे समझ आपको, चलो एक्सप्लेन कर दो, उसको नहीं समझ आया, ये क्या इस क्वेश्चन में हुआ है पता नहीं क्या समझाना, बताओ ना ये तो मुझे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, कहाँ पे किस पोजीशन पे होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किस पोजीशन पे होता है, तो लास्ट जब ये ए पे होता है इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अच्छा फिर बी की तरफ जाता है जब, बी की तरफ का उन्होंने पूछा, उन्होंने मीन पोजीशन तक का पूछा, हाँ यहाँ तक जब जाता है तो क्या होता है, ये मैंने बनाई है, हाँ उत्तर तक जाता है तो क्या होता है, ठीक है, ठीक है, फिर वहां से जब बी पे जाता है तो क्या होता है, जी दोनों बताना है ना, ये यहाँ तक का बताना है, ठीक है, अब ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है, समझ आ गई है, ओके नहीं समझ आई, सही, तो इससे कैसे ये काम हुआ ना, मैं यही तो जानना, तो इधर अभी ये 3 मार्क्स का है ना, अभी ये बात जो उसने सवाल पूछा ये भी इसका जवाब देखना है हमने, 2 मार्क्स का तो नहीं है आंसर, तो ये एग्जामिनर भी कह रहा है बताओ ये क्यों हो रहा, अब फिर आप सुन ही नहीं लिया तो, स्प्रिंग बेटे जब हमने मेन पोजीशन पे है तो एट रेस्ट है ना, अब उसके अंदर कोई एनर्जी इस वक्त ऊपर अटैच्ड है, कोई एनर्जी नहीं, आपने उसको खींचा, आपने अपनी एनर्जी उसको दे, इलास्टिक उसके अंदर इलास्टिसिटी है ना उसके अंदर, खींचा उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भर गई, और जब उसको छोड़ेंगे मूव करना शुरू हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जितना मेन पोजीशन से दूर है, जितना दूर तक खींचेंगे उतना वापस जाना है ना उसमें, वो इलास्टिक वो मूव करके वापस मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, अब वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट हो रही है, जैसे हमने पेंडुलम पढ़ा हुआ, यहाँ पे कोई उसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, मीन की तरफ जाता है तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट, इस पॉइंट पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर जब यहाँ से आगे, लेकिन वो अपने मोमेंटम की वजह से आगे मूव करता रहता है, और जब वो आगे जाता है यहाँ जाके फिर वो काइनेटिक एनर्जी स्पीड कम होनी शुरू होगी ना उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होनी शुरू होगी, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है लेकिन हाइट उसकी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है, इसी तरह इसके अंदर होता है, जितनी दूर होता है सब्सटेंस अपनी मेन पोजीशन से उतना ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितने करीब होता है उतना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, लेकिन जब वो मूव करके इधर आ रहा होता है यहाँ से स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे, यहाँ पे फिर स्पीड रिड्यूस होनी शुरू हुई है, यहाँ तक जाके जीरो हो जाएगी, हर दफा
इसकी दूसरी एग्जांपल हमने क्या स्टडी की हुई है क्लास में, हमने कौन सी स्टडी की हुई, वो जो बॉल बाउंस बैक करती है, इसको उसकी तरह से समझ लें। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे मिनिमम स्पीड होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लफ्ज सिर्फ ग्रेविटेशनल की बजाय हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, इलास्टिक। कौन सा? वहां पर मीन पोजीशन यहाँ बनती है नीचे जाके, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन पे आया, वापस एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया। बॉल में ये केस चल रहा था, इसमें मीन पोजीशन यहाँ आ गई है। यूं समझे को बॉल वाले केस को हमने पकड़ के सीधा कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास वी हैव गॉट के मीन पोजीशन यहाँ पे है, इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर है, एक एक्सट्रीम पोजीशन मीन पे आगे उसकी स्पीड मैक्सिमम ही होनी है। तो हमने आंसर क्या लिखा है, कहता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज स्पीड इज इंक्रीजिंग। क्योंकि क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एज स्पीड इज डिक्रीजिंग। जी, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर। स्पीड इंक्रीज डिक्रीज का काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक है, और ये जितनी काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा हो रही है उतना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का किससे ताल्लुक है, डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन से। किससे? आप इसको काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट से ना लिखें तो आप इस तरह से लिख लें, काइनेट क्या हो रहा है जी, पहले ए तक फ्रॉम ए टू मेन पोजीशन जाते हुए क्या हो रहा है, डिस्टेंस। एक मिनट में देख लूं, शायद बैटरी इसकी पेंसिल की डाउन होगी, बैटरी तो बहुत है। डिस्टेंस इन ए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एंड mean position is decreasing. Distance in B and mean position is increasing. Distance ये नहीं लिखना चाहिए, B तो वहीं का वहीं है। Distance from mean position is increasing. यहां भी लिख लेना चाहिए distance from mean position। ठीक है बेटे, उसका ताल्लुक इलास्टिक का डिस्टेंस के साथ है फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है प्यारे बेटे, समझ आई वो करके नहीं? दोबारा बताता हूँ। स्प्रिंग है बेटे मेरे पास, ये उसकी रेगुलर पोजीशन है, यहाँ पे ये अटैच्ड है, यहाँ पे ये अटैच्ड है। इसको जब हम बेटे कंप्रेस करते हैं, इस तरफ को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, डॉटेड लाइन ले जाते हैं वापस ग्रीन कलर की, ये बन गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना। अब ये कंप्रेस हुआ हुआ है, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं और कंप्रेस करूंगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? एक मिनट, बढ़ेगी। क्यों बढ़ी है? इसकी मेन पोजीशन से डिस्टेंस उसका बढ़ गया, इसकी मेन पोजीशन से उसका डिस्टेंस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ेगा जब भी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब ये स्प्रिंग वापस आता है तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, ज्यादा हो रही होती है? क्यों? क्योंकि मेन पोजीशन से डिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी साइड पे जाते हैं, यहाँ आगे जा रहा है, मेन पोजीशन से आगे को हमने स्ट्रेच किया है दबाने कंप्रेस करने की बजाय, अब क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? क्योंकि मेन पोजीशन से आप दूर जा रहे हैं। समझ आ गई बात अब? चलो, ये कौन सा क्वेश्चन है जी बेटा? प्रेशर का क्वेश्चन है जी। Show the bookshelf with two groups, आपके सामने ग्रुप ए और ग्रुप बी। Explain why the pressure exerted on shelf A by the books in group B is less than the pressure exerted on shelf by the books in group A. सर मोहसिन, because हाँ जी देखें, पहला नंबर है प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। दूसरा पॉइंट है, इसी बात को एक्सप्लेन करने, इसी ये भी एक पॉइंट सिक्योर करने के लिए क्या कह रहा हूँ, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड। सर अस्सलाम वालेकुम, सर आप इधर क्लास ले लीजिएगा, टू बेस एरिया। यहाँ पे आपको ना ये स्पेस सही करने के लिए एफ ओवर ए ऐसे लिख लेना चाहिए ताकि स्पेस आपके पास बची रहे। अब वो क्या कहता है, प्रेशर
इज लेस, सॉरी, हाँ ठीक है, इन ग्रुप बी, इन की बजाय बाई ग्रुप बी बाय ग्रुप बी एज इट्स बेस एरिया is greater than base area of group A. Calculate the pressure exerted on the shelf by the books in group A. Weight उन्होंने कहीं दिया हुआ उसका. There are 6 books in each group. 6 हैं books. Each book is 0.52 kg. तो 0.52 times 6 क्या आंसर है बेटे? 306, 312, 0 नहीं, 0 नहीं, 3.12 kg. अब ये हमारे पास मैथ आ गया. वेट कितना होगा, ये मैथ निकला. तो स्पेस नीचे है, वेट कितना हमारे पास 3.12. बेटे काम पे ध्यान नहीं है. कितना निकलेगा अहमद, मल्टीप्लाई बाय 9.8, क्या आंसर आएगा? 30.576. ये हमारे पास वेट आ गया. प्रेशर क्या होता है बेटे? प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ फोर्स ओवर एरिया, या इस केस में वेट ओवर एरिया. वेट कितना हमारे पास निकला? 30.56576. और बेस एरिया कितना है? ग्रुप ए की बात हो रही है, तो उसका कितना बेस एरिया है वो नहीं फाइंड किया हुआ हमने. एक बुक है जनाब 1.3 सेंटीमीटर. तो 6 बुक्स कितनी हुई? 1.3 सेंटीमीटर टाइम्स 6. 6 बुक्स की ये साइड कितनी बन गई? दिस इज 7.8 सेंटीमीटर. और उनकी डेप्थ कितनी है? 7.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर, क्या है बनता है बेटे? 163.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 8 सेंटीमीटर. तो जी बेटे 9.8 क्यों लिया है बेटे? क्योंकि अब 9.8 ही लेते हैं, उन्होंने एग्जामिनर ने कहा हुआ. नहीं, यहां तक समझ आ गया. एरिया कितना लिखूंगा, वहां पे कितना एरिया आया था मेरे पास? 163.8, 163.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. 0.186 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लाजमी लिखना, क्योंकि हमने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया. पास्कल ना लिख देना यहाँ पे. पास्कल लिख दिया अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वो क्या होता है? ठीक है, ओके. अ ड्राइवर डाइव्स टू अ बाथ. एक ड्राइवर है, वो डाइव करता है एक बाथ डेप्थ पे बिलो द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द एरिया सी, वेयर द टोटल प्रेशर इज दिस. टोटल प्रेशर कितना है? 3 टाइम्स 10⁵. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस. ये हमारे पास प्रेशर है. See where the total pressure is this, the atmospheric pressure is this, the density of the sea water is this. ये density निकला है sea water की. जी जी, आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको. सेंटीमीटर स्क्वायर था, आप मीटर में ले सकते हैं, फिर पास्कल भी यूनिट लिख सकते हैं आप. अब वापस आ जाता हूँ इसी सवाल पे. डाइवर है, डाइव टू डेप्थ बिलो द सरफेस विद टोटल प्रेशर. ये टोटल प्रेशर है बेटा. अहमद ये सवाल किया हुआ आपने? ये क्वेश्चन किया हुआ है? तो फिर निकालो. अब मुझे मेरे साथ देखो मैं क्या बता रहा हूँ. प्रेशर टोटल यही है, उन्होंने लिखा है ना टोटल प्रेशर ये हमारे पास. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डेंसिटी सी की है. टोटल प्रेशर हमेशा कैसे, सर आप अंदर आ जाए प्लीज, मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ. टोटल प्रेशर कैसे निकलता होता है हमेशा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. सबसे पहले क्वेश्चन किया ना जिसमें किसी बच्चे ने पूछा भी था, सर आपने ऊपर वाला प्रेशर क्यों ऐड किया? तो टोटल प्रेशर होता ही ऐसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड. हमें इसमें से उसने बताया हुआ टोटल प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर. डेंसिटी सी की फिर बताइए. कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ, कैलकुलेट करनी डेप्थ. क्या कैलकुलेट करनी? डेप्थ निकल सकती है इससे, लिक्विड के प्रेशर से.
क्योंकि हमारे पास वो, करिए बात समझ आई आपको कि नहीं आई? टोटल प्रेशर जब भी किसी जगह पे, ये समंदर है, दिस इज द समंदर, एक बंदा है यहाँ पे, इस पे जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर, दोनों को मिला के निकलता है टोटल प्रेशर। ठीक है, हमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है और एटमोस्फेरिक दिया हुआ है, ये हमें नहीं दिया हुआ। ये हमें हो सकता है ना फाइंड, लेकिन क्या फाइंड करने की जरूरत है कि नहीं, ये देखते हैं। उसने क्या डेप्थ फाइंड करा है, बेसिकली उसने डेप्थ फाइंड करने के लिए कहा। डेप्थ फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच। हम एच फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू प्रेशर ओवर डेंसिटी और जी। हमारे पास जी की वैल्यू है इसमें से 9, डेंसिटी की वैल्यू है, ये उसने डेंसिटी की वैल्यू हमें ऊपर दे दी है, दिस इज योर डेंसिटी। तो हमारे पास प्रेशर नहीं है, वो हम उन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। नहीं है ना ये वाला लेंथ प्रेशर लिक्विड का, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करके। अब वो समझ आइए अहमद, तो हम प्रेशर पहले लिक्विड का फाइंड कर लेते हैं, वो लिक्विड प्लस एटमॉस्फेयर का होता है। टोटल प्रेशर था 3 × 10⁵ माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 × 10⁵। आंसर आ जाएगा 2 × 10⁵। तो हमारे पास कितनी डेप्थ बन गई, कलर चेंज कर लेते हैं डेप्थ के लिए, ऑरेंज पे ले जाते हैं। डेप्थ इज इक्वल टू, प्रेशर कितना आया मेरे पास, 2 × 10⁵ ओवर डेंसिटी कितनी है मेरे पास, 1030 टाइम्स मेरे पास जी की वैल्यू क्या है, 9.81। करो जी कैलकुलेटर, ये 8 ले लेते हैं यार, मैं माफी चाहता हूँ बुक, 19.81 मीटर्स। जी, प्यारे बेटे, मैंने पहले कहा था आपने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। ओ, ये क्या किया हमने, ये क्या किया हमने, हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो मैंने यूनिट क्या लिखा हुआ है बेटे, उसका यूनिट चेक करो। यूनिट पास्कल के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, किसमें होता है। मैंने सवाल का जवाब देते साथ ही कहा था कि ये ना लिखा आपने तो आपका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि पास्कल का बेसिकली, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो या तो उसको पहले मीटर ना, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें। ये बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? एंड इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, करना चाहिए, मीटर स्क्वायर में ही करना चाहिए, आप पास्कल में आंसर दें। तो आंसर उसका भी, आपने क्या बोला, हाँ वो उसका भी 18, वो 1860 आया है, राउंड ऑफ करके 1900 बनाया गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर बच्चों? यहाँ तो आगे सर मोहसिन आ गए हैं, वो अपनी क्लास यहाँ से टेक ओवर करेंगे, हम इसके बाद फिर से यही इसको डिस्कस करेंगे। जी, आप यही वाले क्वेश्चंस करके हैं, हाँ जी। जी आज, जी हाँ, पहले 3 सालों के। ठीक है जी।